हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं आर्मी रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश। ये पर्टिकुलर टॉपिक 2020 50-50 सीरीज़ का पार्ट है, जिसमें हम 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से अभी इंपॉर्टेंट है और हर साल रिपीट होते आए हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई भी साल का, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। और डिटेल चाहिए आपको इस कोर्स के बारे में तो आप synopsisize.com वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। ओके, तो आर्मी रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश क्या था उसका थोड़ा सा हम पहले बैकग्राउंड जानेंगे। तो हुआ क्या था कि 1947 में जब ब्रिटिश राज पूरा डिज़ोल्व हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, उससे पहले हमारा ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ही हम इंडियन आर्मी कहते थे। तो यहाँ पर क्या था, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ब्रिटिश इंडियन एम्पायर को पूरी तरीके से उसका डिफेंस करना। तो चाहे प्रिंसली स्टेट जिनकी अपनी आर्मी खुद की थी भी, उनको भी डिफेंड करना इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती थी। तो एक इम्पीरियल गैजेटर ऑफ इंडिया था जिसने ये कोट किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो प्रिंसली स्टेट्स को भी प्रोटेक्ट करेंगी। दो चीज़ों में प्रोटेक्ट करेंगी, सबसे पहले तो कि बाहर से कोई आके इनको इन्वेड ना कर दे और इनका एम्पायर ना छीन ले, और दूसरा कि खुद के एम्पायर के अंदर जो भी रिबेलियन हो रहा है वो भी ना हो। मतलब कि इंडियंस ही इनके एम्पायर के अंडर जो भी राजा होंगे, उनके जो सिटीजन्स होंगे, उनके जो नेटिव्स हों, उनके अंडर जो उनकी प्रजा है, वो ही आपस में ना लड़ मरे। तो वो चीज़, दोनों ही चीज़ों से प्रोटेक्ट करने का काम इनका था। तो इसी वजह से आर्मी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता था कि वो सिर्फ ब्रिटिश इंडिया को ही डिफेंड नहीं करेंगी, बल्कि जो किंग एम्परर था उसके भी अंडर जितनी भी चीज़ें आती हैं या जितनी पोजेशंस है उनको भी वे प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है। तो इंडियन आर्मी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट थी ब्रिटिश एम्पायर के फोर्सेस का, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड में हो। पर्टिकुलरली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उस टाइम पर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन आर्मी ने। और उसके बाद आया था रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि बहुत ही एक डेंजरस चीज़ मानी जाती है ब्रिटिशर्स के कंटेक्स्ट में। तो ब्रिटिशर्स इसके बाद से काफ़ी सावधान हो गए थे कि अरे ये कैसे रिवोल्ट हो गया, इन लोगों ने रिवोल्ट कैसे कर दिया। तो इसके बाद ये एक मेन टर्निंग पॉइंट था, आप कह सकते हो, जिसके बाद से चीज़ें जो हैं वो आर्मी में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई। बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, अलग अलग रीजंस देखे गए और इस तरीके से आर्मी ऑर्गेनाइज़ की कि दोबारा ऐसा रिवोल्ट ना हो जाए। तो मेन रीज़न, जो मेन टर्निंग पॉइंट था आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन का, वो तो रिवोल्ट ऑफ 1857 ही था, जब सिस्टमैटिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी देखा गया था। तो ब्रिटिश ने काफ़ी स्ट्रक्चरल आर्मी रिफॉर्म्स इस टाइम पर किए थे। सबसे पहले तो उन्होंने एक पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इंट्रोड्यूस कर दी थी, और फिर साइमल्टेनियसली उन्होंने कॉन्टीन्यूस रीऑर्गेनाइजेशन करना शुरू कर दिया था आर्मी का, ठीक है। तो अब ये आर्मी कैसे बनती है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी कैसे बनी, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसको जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मिलिट्री जो थी वो ब्रिटिश के अंडर कैसे थी। देखो, 1857 जब तक रिवोल्ट हुआ था, उससे पहले तक मिलिट्री ही कंपनी के रूल की एक बैकबोन थी। तो 1857 रिवोल्ट से पहले दो अलग अलग मिलिट्री फोर्सेस काम करती थी जो कि ब्रिटिश कंट्रोल में ही थी। पहला जो एक मिलिट्री फोर्स काम करती थी वो थी, और ये सारी दोनों ही मिलिट्री फोर्सेस इंडिया में ही काम कर रही थी। तो पहली काम करती थी जो कि जिसको हम कहते थे क्वींस आर्मी, ठीक है। और दूसरी, इसका काम सिर्फ ये था कि जितने भी इंडिया में अपनी ड्यूटी कर रहे थे वो सर्विंग ट्रूप्स थे ऑन ड्यूटी। तो सिंपल सा समझ सकते हो आप ये कि क्राउन का मिलिट्री फोर्स था ये, डायरेक्टली क्वींस आर्मी हम इनको कहते थे, और इंडिया में अपनी ड्यूटी कर रहे होते थे। फिर दूसरा था कंपनीज ट्रूप्स, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उनके अपने जो ट्रूप्स थे, तो ये थे कंपनीज ट्रूप्स। ये लोग क्या थे, इनमें आते थे कुछ यूरोपियन रेजिमेंट्स भी थे ब्रिटेन के, और प्लस यहाँ पर हमारे जो इंडिया से ही लोकली इन्होंने रिक्रूट कर रखे थे। तो लोकली इंडिया से जो रिक्रूट किए हुए थे वो लोग भी हमारे रेजिमेंट्स भी थे, ठीक है, लोकली रिक्रूटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। बट यहाँ पर ये सारे ब्रिटिश आर्मी के अंडर ही आ रहे थे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर जाननी है। तो ये चल रहा था, ये सारा सिस्टम बिफोर 1857, ये इंडिया में ही आर्मीज चल रही थी। अब 1857 के बाद एक सिस्टमैटिक रीऑर्गेनाइजेशन देखा गया था आर्मी का, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये थोड़ा सा अब ये जानते कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी कैसे फॉर्म होती है। तो 1776 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक मिलिट्री डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया
तो इंडियन आर्मी ने अपना जो ओरिजिन्स है वो रिबेलियन ऑफ 1857 में देखा था, क्योंकि उसके बाद से ही उनको थोड़ा सा जागरूक हुए थे वो आर्मी के प्रति। 1858 से पहले पहले जो इंडियन आर्मी थी वो ऐसी यूनिट्स थी जो कि कंपनी के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो पहली आर्मी थी जिसको हम ऑफिशियली इंडियन आर्मी कहते हैं वो 1895 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रेज़ की जाती है। इसमें क्या होता है, पहले तो 3 प्रेसिडेंसी आर्मीज़ अलग अलग अपना अपना काम कर रही थी। एक थी बंगाल आर्मी, एक मद्रास आर्मी, एक बॉम्बे आर्मी थी। बट 1903 के बाद इंडियन आर्मी ने ये तीनों प्रेसिडेंसी यूनिट्स को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया था कि अब ये तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसीज काम नहीं कर रही हैं, ये तीनों प्रेसिडेंसीज बेसिकली हमारे अंडर ही काम करेंगी। विद टाइम ये तीनों प्रेसिडेंसीज को डिसॉल्व ही कर दिया गया था। ठीक है, तो धीरे धीरे पहले अलग काम कर रही थी, फिर धीरे धीरे इन्होंने 1903 में अपने अंडर काम कराना शुरू कर दिया और फिर बाद में इनको डिसॉल्व भी कर दिया था। तो सेकंड अफगान वॉर जब 1878 से 1880 का टाइम होता है, तो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठती है जिसको हम रॉयल कमीशन भी कहते हैं। उन्होंने रेकमेंड किया था कि ये तीनों प्रेसिडेंसी आर्मी को अबॉलिश कर दिया जाए। पार्टीशन के बाद इंडियन आर्मी को 2 तरीके से स्प्लिट किया गया था। ऑब्वियसली जब पाकिस्तान अलग ही बन गया तो आर्मी का भी स्प्लिट हो गया, तो इंडियन आर्मी बन गई, पाकिस्तानी आर्मी बन गई। अब रीजंस क्या थे आर्मी रिफॉर्म्स के, कि ये लोग क्यों लाना चाहते थे आर्मी रिफॉर्म्स? तो सबसे बड़ा रीज़न तो देखो यही था कि अभी 1857 का रिवोल्ट हो गया था और इनको वैसा सा कुछ भी एक और रिवोल्ट नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं चाहिए था। तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा था। इनफैक्ट 1857 के बाद जब ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था आर्मी का, तो डफरिन ने ये कहा था 1888 में कि ऑलवेज रिमेंबर द लेसन ऑफ 1857। मतलब कितना टेरिबल एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का, तो इसलिए हमें वो लेसन्स हमेशा याद रखने चाहिए जो हमारे 30 साल पहले के बहुत बुरे हमारे एक्सपीरियंसेस रहे थे जिसमें। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस थे। तो सबसे पहला रीज़न तो यही था कि इस तरीके का रिवोल्ट दोबारा ना हो जाए, इस वजह से आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो इंडियन आर्मी को हम इंडियन टेरिटरी जो है उसको भी डिफेंड करने के लिए यूज़ करते थे कि बाकी के जो इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके रशिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, तो ये सारे फोर्सेस आके अटैक ना कर दें इंडिया पे और उसको कॉलोनी ना बना लें ये लोग। तो उन फोर्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम इंडियन आर्मी को यूज़ करते थे। बाकी जो इंडियन ब्रांच थी आर्मी की उसको हम एशिया और अफ्रीका में एक्सपेंशन करने के लिए यूज़ करते थे। तो 2 तरीके की आर्मी हो गई थी ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो इंडियन आर्मी हो गई थी जो इंडियंस थे, और एक थी इंडियन आर्मी के अंडर ही यूरोपियन ब्रांचेस थी जो यूरोपियन रेजिमेंट्स थे। इंडियन रेजिमेंट थे यूरोपियन। तो जो इंडियंस थे हम लोगों को ये लोग कैसे यूज़ करते थे, अपना एम्पायर एक्सपैंड करने के लिए हमें अफ्रीका एशिया में डिप्लॉय कर देते थे, हम लोगों को भेज दिया वहाँ पर। अब यहाँ पर एक दूसरी यूनिट भी होती थी इनकी जो कि अफ्रीकन यूनिट होती थी, उनको बेसिकली मेन देख रेख करने के लिए और अपना होल्ड यहाँ पर मेंटेन करने के लिए रखा जाता था। तो ब्रिटिश का जो सेक्शन था आर्मी का उसको आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन की तरह यूज़ किया जाता था कि अल्टीमेटली हमें अपना इंडिया पर ब्रिटिशर्स होल्ड बनाए रखे, तो यहाँ का देख रेख जो है वो यूरोपियन की आर्मी करेगी। ठीक है, फिर बहुत सारे डोमिनेशन किए गए यूरोपियन ब्रांच में इंडिया में, तो बहुत सारी चीज़ें आई थी, जैसे कि एक कितना यहाँ पर आर्मी के अंडर भी कितने लोग जो हैं वो इंडियंस हमें डिप्लॉय करने हैं, रिक्रूट करने हैं, और कितने लोग हम यूरोपियंस के अपने रखेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स के रखेंगे। तो ये वाली बातें भी उस टाइम पर चली थी। तो एक ऐसा प्रपोर्शन चला था कि अब अगर बंगाल आर्मी की हम बात करें तो बंगाल आर्मी में आपका 1:2 का रेशो चलेगा। ऐसे ही मद्रास में और बॉम्बे आर्मीज़ में, इन दोनों जगह पर ये रेशो चलेगा 2:5 का। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज पूरा होता था और बहुत ही स्ट्रिक्टली यूरोपियन मोनोपोली को बहुत ही की जोग्राफिकल लोकेशंस में और डिपार्टमेंट्स में डिप्लॉय कर दिया जाता था। और इनफैक्ट जो आर्टिलरी है, टैंक्स है, आर्म्ड कॉर्प्स है, उन सब में यूरोपियंस को ही रखा जाता था कि इंडियंस जो हैं इन सब के हाथ ये सारी चीज़ें ना लग जाए, वरना रिवोल्ट ऑफ 1857 जैसी चीज़ हमें दोबारा से देखने को मिल जाएगी। इवन राइफल्स भी जो इंडियंस को दिए जाते थे वो भी बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी के दिए जाते थे कि ज़्यादा काम ना कर पाए इनके राइफल्स। ठीक है, तो वो इस तरीके के राइफल्स भी हम लोगों को दिए जाते थे। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि इंडियंस को बहुत हायर रैंक पे डिप्लॉय नहीं किया जाता था या रिक्रूट नहीं किया जाता था। इनफैक्ट बहुत धीरे धीरे उनको प्रमोट किया जाता था, ज़्यादा प्रमोट किया भी नहीं जाता था इनको। और ये सब चीज़ें चल रही थी। तो ये मेन
इश्यूज थे जो कि ये लोग नहीं चाहते थे। फिर सेकेंडरी रोल जो था आर्मी का वो ये रहा था कि आर्मी को इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी रिक्रूट किया जाता था कि आप इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और पुलिस को सपोर्ट करेंगे। तो ये सारे मेन रीजंस थे जिसकी वजह से आर्मी को रीऑर्गेनाइज करना पड़ा था। और उसमें एक बड़ा रीज़न ये भी आता है कि ट्राइबल एंड सिविल अपराइजिंग जो बहुत टाइम से चल रहे थे वो भी एक रीज़न था कि दोबारा से ये सारे अपराइजिंग जो है वो किसी रिवोल्ट में ना कन्वर्ट हो जाए। अब आता है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, मतलब कि फूट डालो और राज करो। तो ये एक ऐसी ब्रॉड पॉलिसी थी और बहुत सारी चीज़ें इसके अंडर आती थी इस पॉलिसी में। तो कौन कौन सी चीज़ें थी? एक तो थी पॉलिसी ऑफ बैलेंस एंड काउंटर पॉइस, या फिर डिवाइड एंड रूल इसको कहते हैं। काउंटर पॉइस क्या होता है? एक ऐसी फोर्स जो कि दूसरे को बैलेंस भी करती है, न्यूट्रलाइज भी कर देती है, मतलब कि धीरे धीरे हम लोग इनको डिवाइड करते करते रूल कर लेंगे। ठीक है, तो बैलेंस करते रहेंगे और दूसरे को न्यूट्रलाइज भी करते रहेंगे, बैलेंस मेंटेन करेंगे। तो जो इंडियन सेक्शन था आर्मी का वो उसका ऑर्गेनाइजेशन इसी पॉलिसी पर बेस्ड था कि इंडियन आर्मी किसी भी तरीके से यूनाइट ना हो जाए, एक एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग ना क्रिएट हो जाए, क्योंकि सब लोग साथ में आ जाएंगे तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक ग्रैंड काउंटर पॉइस जो है वो बनाने के बारे में बात हो रही थी कि हम यूरोपियन फोर्स को पूरा इकट्ठा करके और इस तरीके से आर्मी को ऑर्गेनाइज़ करें कि दोनों ही आपस में, पूरी आर्मी अगर ज़रूरत पड़े तो ये दोनों ही इंडियन आर्मी ही आपस में लड़ मरे और एक दूसरे पर गोलियां चला दे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा था। फिर आर्मी कमीशन आता है 1879 का, जिसने ये ग्रैंड काउंटरपॉइज ऑफ यूरोपियन फोर्स को कंटिन्यू करते हैं और ये सजेस्ट करते हैं कि हम यूरोपियन की सुप्रीमेसी के लिए नेटिव्स को ही नेटिव्स के अगेंस्ट कर दें, मतलब हमें इंडियंस को ही इंडियंस के अगेंस्ट कर दो। तो जैसे मान लो अलग अलग कास्ट के लोग रिक्रूट कर दो, उनमें फूट डाल दो, ठीक है, या फिर अलग अलग रिलीजन के लोग इकट्ठे कर दो और इनमें फूट डाल दो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये लोग आपस में ही एक दूसरे पर गोलियां चलाएं और एक दूसरे को ख़त्म कर दें। यहाँ पर भी ये सेम चीज़ देखी गई, आपस में ही अपना गोलियां चलाओ, ख़त्म कर दो अगर ज़रूरत पड़े तो मतलब कि ये लोग ये इसलिए कर रहे थे ताकि एक ब्रिटिशर्स का होल्ड जो है वो तो बना रहे, हमारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ ना हो जाए। ठीक है, तो ये था। फिर दूसरा आता है आपका कंसेप्ट ऑफ मार्शल एंड नॉन मार्शल रेसेस। ये पूरी पॉलिसी इसी पूरे चीज़ पर बेस्ड थी, आपस में लड़ मराने को। तो ये क्या था, ये लॉर्ड रॉबर्ट्स जो कि कमांडर इन चीफ था 1887 से लेकर 1892 का, उसके टाइम पर ये डेवलप हुई थी। यहाँ पर बात क्या हुई थी बेसिकली कि ये कहा गया था कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी उसको जस्टिफाई करने के लिए ये मार्शल रेसेस और नॉन मार्शल रेसेस का ये पूरा कॉम्बिनेशन बिठाया गया था। तो यहाँ पर नॉन मार्शल रेसेस कौन सी थी? ये जहाँ जिन्होंने इंडियन आर्मी को सपोर्ट किया था 1857 रिवोल्ट में, तो इनको नॉन मार्शल रेस कहा गया था। जैसे कि अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, यहाँ के लोग जो थे इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर सपोर्ट दिया था 1857 के रिवोल्ट में, इसलिए इनको तो ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये तो होंगे हमारे नॉन मार्शल रेसेस। दूसरे होंगे मार्शल रेसेस जो कि बहुत ही अच्छे और एफिशिएंट सोल्जर्स थे और बहुत ही स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ से आते थे, जो कि मार्जिनल कम्युनिटीज़ थी, जैसे सिख्स थे, गुरखास, पठान, ये लोग आते थे। इनको मार्शल रेसेस में डाला गया था कि ये लोग मार्शल रेसेस हैं। तो ये बेसिकली ऐसे लोग थे जिन्होंने रिवोल्ट को दबाने में, जितने भी मार्शल रेसेस में लोग आ रहे थे ना, ये वैसे लोग थे जिन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स की काफ़ी हेल्प की थी। और ये मार्जिनल सोशल ग्रुप से भी आते थे, तो इसलिए इनको लगता था कि ये लोग नेशनलिज्म से ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो पाएंगे। पर ऑन दी अदर हैंड जो नॉन मार्शल थे, जो कि अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया से आ रहे थे लोग, ऐसे ये जो सोल्जर्स थे इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट में, तो ये थोड़े से डेंजरस हैं हम लोगों के लिए, इसी वजह से इनको हम लोग नॉन मार्शल रेस में डिक्लेयर कर देते हैं। ये इनका आइडिया था बेसिकली। ठीक है, तो अब एक कास्ट और कम्युनल कंपनीज जो है उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया गया था रेजिमेंट्स में। इंडियन रेजिमेंट्स को एक मिक्सचर बना दिया गया था कि सारी चीज़ें ही इसमें मिक्सड हो जाएंगी, सोशो एथनिक ग्रुप्स का ये पूरा मिक्सचर हो जाएगा। तो कास्ट एंड कम्युनलिज्म का जो कंसेप्ट है ना, यहाँ से इनकरेज कर दिया जाता है कि हाँ ये तो बढ़िया चीज़ है कि हम लोग आपस में फूट डालेंगे कास्ट में और कम्युनल बेसिस पे और राज करेंगे। तो बहुत सारे ग्रुप्स आ गए थे ताकि एक दूसरे को, ये लोग एक ही रेजिमेंट्स में अगर हम बहुत सारे सोशल एथनिक ग्रुप्स लेके आएंगे, दोनों आपस में, सारे लोग आपस में बैलेंस कर देंगे। तो कम्यूनल हो गया, कास्ट हो गया, ट्राइबल है, रीजनल कॉन्शियसनेस, ये सब एनकरेज किया गया ताकि नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है बिल्कुल
बढ़ावा ना दिया जाए। नेशनलिस्ट फीलिंग्स किसी भी हालत में किसी भी तरीके से दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो चार्ल्स वुड जो कि उस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, वो ये कहता है कि मैं ऐसे अलग अलग और ऐसे राइवल ग्रुप्स लाना चाह रहा हूँ अपनी रेजिमेंट्स में, अलग अलग रेजिमेंट्स बनाना चाहता हूँ, अलग अलग राइवल स्पिरिट डालना चाहता हूँ अलग अलग रेजिमेंट में, ताकि एक ऐसा टाइम आए कि ज़रूरत पड़ने पर सिख हिंदू पर गोली चला दे और गोरखा सिख पर या हिंदू पर किसी पर भी गोली चला दे। तो ये है कि मतलब कि आपस में ये लोग गोलियां चलाएं और आपस में मर जाएं। तो ये इनका ये था कि वन माइट फायर द अदर इन केस ऑफ नीड। अब फाइनली बहुत सारे एफर्ट्स ऐसे लिए गए कि सोल्जर्स को बाकी के जो बाहर चीज़ें चल रही थी उनसे पूरा आइसोलेट कर दिया जाता था। मतलब कि सोल्जर्स जो है वो न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े जाते थे, क्योंकि बाहर क्या चल रहा होता था अगर ये पता लग जाएगा तो उनके मन में वो कम्युनलिज्म या हेटरेट नहीं आएगी एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो इसीलिए वो एफर्ट्स भी ये लोग बहुत क्रिएट करते थे कि सोल्जर्स को बाकी की जो पॉपुलेशन है उनके थॉट्स से, उनकी लाइफ से दूर रखा जाए। कि न्यूज़पेपर्स नहीं आने देते थे इनके पास, जो जर्नल्स पब्लिश होते थे वो नहीं आने देते थे इनके पास, और नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस जो होते थे वो भी इनके पास नहीं आने देते थे, ताकि ये लोग अलग ही रहें और इनके बीच में कोई नेशनलिस्ट फीलिंग पनपे ही नहीं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी वो काफ़ी कॉस्टली पड़ा था, एक कॉस्टली मामला था। और तो उसके बाद आता है 1857 के बाद एक पील कमीशन आती है, जिन्होंने ये मिक्स कास्ट का सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के बाद बारे में बात की थी हर एक रेजिमेंट में। आर्म्स एक्ट आता है 1878 का, जिसने एक लाइसेंसिंग सिस्टम निकाला था फायर आर्म्स के लिए। बट यूरोपियंस और यूरेशियंस जो है उनको एग्जेम्प्ट कर दिया था कि आप कोई मर्जी फायर आर्म्स यूज़ कर लो, आपके लिए कुछ नहीं है ये सब लाइसेंसिंग सिस्टम। बट हम लोगों के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम बना दिया था। तो लॉर्ड रिपन ने ये इस एक्ट को मॉडिफाई किया था ताकि रेशियल एग्जेम्पशन जो है वो तो ख़त्म ही हो जाए। उसके बाद आता है आपका किश्नर रिफॉर्म्स। तो किश्नर रिफॉर्म्स क्या था कि 1903, ये भी इसने मोर और लेस वही काम किया था जो कि पहले मद्रास, बॉम्बे, बंगाल की प्रेसिडेंसीज को अमेलगमेट किया था ना इंडियन आर्मी में। तो यहाँ पर किश्नर रिफॉर्म्स में भी वही काम हुआ था। तो 1903 में ये जो लॉर्ड किचनर ऑफ खार्टूम था, ये न्यूली अपॉइंटेड कमांडर इन चीफ था इंडिया का, जिसने अलग अलग आर्मीज़ को यूनिफाई कर दिया था एक ही इंडियन आर्मी में। तो इसने 3 प्रेसिडेंसीज थी, प्रेसिडेंसी आर्मी चल रही थी, उनको एक इंडियन आर्मी में ही यूनिफाई कर दिया था, कंबाइन कर दिया था। तो एक तो चल रही थी पंजाब फ्रंटियर फोर्स, एक थी हैदराबाद कंटिंजेंट, और बाकी की लोकल फोर्सेस थी। अब ये सारी इंडियन आर्मी में आ गई थी। ऑब्जेक्टिव इस किचनर रिफॉर्म्स का ये था कि एक तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो वल्नरेबल था, कि जहाँ से बहुत आसानी से फॉरेन अग्रेशन आ सकता था या फॉरेनर्स अटैक कर सकते थे इंडिया पे। तो सबसे पहले तो वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का डिफेंस करना बहुत ज़रूरी था। तो ये आर्मी का प्राइमरी रोल था कि कोई भी बंदा बाहर से आके अटैक ना कर दे दूसरी कंट्री। फिर सेकेंडरी रोल आर्मी का ये था कि इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन होके रहे, तो पुलिस को आपको सपोर्ट करना चाहिए। फिर आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से होना चाहिए कि सेम होना चाहिए, पीस में भी वॉर में भी, कि ऑर्गेनाइजेशन सेम रहे, आप उसको दोबारा से ऑर्गेनाइज ना करें। तो इस तरीके से आप पहले ही स्ट्रैटेजिकली उसको ऑर्गेनाइज करके चलो। अब रीऑर्गेनाइजेशन कैसा हुआ था आर्मी का, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंडियन सोल्जर्स को कैसे मेन स्ट्रीम लाइफ से अलग रखा गया था, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने दिए गए थे, क्या रेशो होना चाहिए 1:2 इन बंगाल, 2:5 बॉम्बे मद्रास, ये सारे। तो बंगाल में अलग से क्यों किया, क्योंकि बंगाल जो था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इनके लिए। और सुपरमेसी लगाई गई यूरोपियंस की, कि स्ट्रैटेजिक कमांड्स वेपन्स जो है वो कंटिन्यू की गई, जो मैंने आपको बताया था कि इंडियंस को तो अच्छे आर्म्स और वेपन्स यूज़ भी नहीं करने दिए जाते थे। ठीक है, फिर सैंडहर्स्ट या फिर इसको स्कीन कमेटी भी कहते हैं, 1926 की ये कमेटी आई थी, जिन्होंने ये विजुलाइज़ किया था 1952 तक इंडियन ऑफिसर्स 50% हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन लोगों की चल रही थी। तो ये था आपका टॉपिक आर्मी रिफॉर्म्स का। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो या कुछ भी क्वेश्चंस हो आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग आंसर करेंगे उसको। ऑल्सो जस्ट वन मोर थिंग, दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको फ्रंट पेज पर ही यहाँ पर 2020-50-50 सीरीज़ का कोर्स मिल जाएगा। तो ये लेक्चर जो अभी हमने पढ़ा वो 2020-50-50 सीरीज़ का पार्ट है, जिसमें हम प्रीलिम्स के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 70 टॉपिक्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जो लोग परचेज़ कर रहे हैं ये कोर्स, क्योंकि हिट रेट काफ़ी है, इतना है इनफैक्ट कि जिसमें आप कट ऑफ क्लियर कर जाते हो बहुत आराम से।
तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आए थे। ऑल्सो जो लोग यहाँ से परचेज़ कर रहे हैं वो कर सकते हैं, जो लोग परचेज़ नहीं कर रहे हैं या फिर जो जिनके पास टाइम है अभी प्रिपेयर करने का या इस साल नहीं दे रहे हैं, उनके लिए ये सजेस्टेड है कि यहाँ पर ये पूरी टॉपिक लिस्ट दी हुई है, तो यहाँ से आप ये टॉपिक लिस्ट कॉपी पेस्ट कर लो और ये आपको करके जानी ज़रूरी है। इनमें से हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो जो परचेज़ कर रहे हैं वेल एंड गुड, आपको ये बना बनाया मिल जाएगा। जो परचेज़ नहीं कर रहे, जिनके पास टाइम है, वो लोग के लिए भी ये रेकमेंडेड है कि आप ये परचेज़ ये पढ़ लो एटलीस्ट, ठीक है, अगर आप नहीं ले रहे हो इसको तो ठीक है। तो कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो ये टॉपिक ज़रूर कर जाना, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं इन टॉपिक्स के बाद, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ऑल्सो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो या कुछ पूछना हो, यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं, आप पूछ सकते हो।